अब मेरे पास है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है। और ये गोल्डस्टीन ने क्या था कि गोल्डस्टीन ठीक है 1886 में, ठीक है जी। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या देखा, ध्यान देखा, इसको लंबा लिखना पड़ेगा, इसमें इसकी थ्योरी बहुत सारी है। देखो उसने क्या किया, प्लीज ऊपर देखना, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ऊपर देखिए ये सब, ये आपका कैथोड है, मान लेते हैं कैथोड है हमारा, सॉरी एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आपका कैथोड, वही कहानी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम है परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम पंप है, ठीक है। वोल्टेज हमारी 10,000 वोल्ट है, ठीक है। अब क्या किया गोल्डस्टीन ने, वही सेम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जो पहले हुआ था, बट इंस्टेड ऑफ दैट इसने क्या किया, छेद वाली परफोरेटेड कैथोड ली, ठीक है। और कैथोड के बैक साइड में उसने क्या किया, यहाँ पे दोनों एक ही चल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, उसने यहाँ पे उसने लगा दिया कैथोड के बैक साइड में फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, ठीक है। सब कुछ हुआ। अब ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है ना, ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ये ग्लो करने लगेगा, ठीक। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया कि कुछ रेज एनोड से आएंगी, यहां से कुछ रेज आएंगी, वो यहाँ पे इसके जो पोर्स हैं इसके थ्रू ट्रेवल की होगी, ठीक है। इसके बैक साइड में स्ट्राइक की होगी, तभी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर रहा है। तो हमने बोला क्योंकि वो रेज एनोड से आई, इसलिए बोला गया एनोड रेज। हाँ यार, कैथोड रेज में क्या था, जब हम हाई वोल्टेज लगा रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे थे। हाँ यार ना, इतनी बात। अब यहाँ है ना, कोई किसी भी सब्सटेंस को अगर तुम इजेक्ट करा रहे हो ना किसी मेटल से, जैसे हम क्या करते थे पिछली बार, यहाँ पे वोल्टेज लगा रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और वो इजेक्ट हो रहे थे, नहीं हो रहे। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। खुद ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। चार्ज को अगर लिख दे ई, पोटेंशियल लिख दे ई, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बी। अब समझो, हम पिछली बार क्या बोल रहे थे, हमने बोला यहाँ हमने इतना सारा चार्ज लगा रखा है ना, और ये इतना सारा पोटेंशियल लगा रखा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं विद हाई काइनेटिक एनर्जी, जो कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, समझ में आया, पर क्योंकि हमने पोटेंशियल बहुत सारा लगा रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से इजेक्ट हो पा रहे हैं। इस बार गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने बोला ठीक है कैथोड रेज तो है, कैथोड रेज है, प्रूव हो चुका है। उसने बोला कि अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है, यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड, तो ये तो ग्लो होते हुए दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि कैथोड रेज यहाँ से आ रही है, एंड दे आर व्हाट, कैथोड रेज व्हाट, अब वी ऑल नो दे आर इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? पर उसने क्या बोला कि उसने बोला यार ये तो ग्लो कर रहा है, कि अगर मैं इसको परफोरेटेड ले लूं तो कैथोड का बैक साइड भी ग्लो कर रहा है, ठीक।
ये ग्लो कर रहा है तो हमने बोला यहां से कुछ रेज आई, यहां पे टकराई, इसलिए इनको बोला कैथोड रेज। अब ये ग्लो कर रहा है तो क्या बोलेंगे? तो गोल्डस्टीन ने बोला कि भाई यहां से कुछ रेज आई, इसके पोर्स के थ्रू पास हुई, कैथोड के बैक साइड में स्ट्राइक करी, ठीक है, एंड ग्लोज द फ्लोरोसेंट मटेरियल एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनोड रेज। ठीक, हाँ अब खुद सोचो, और ऑब्वियसली बात है एनोड से कुछ बाहर निकल रहा होगा तो एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। अब अगर वो सपोज एनोड से बाहर निकल रही है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव रेज होगी। हाँ यार, अब पूरी क्लास से एक सवाल है कि भाई कैथोड से जो निकल रहा था, जिसको हमने कैथोड रेज बोला था, वो तो इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बता दो एनोड से कौन सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है? अगर तुमने बता दिया तो पूरे बैच को पार्टी। एनोड से कौन सा पार्टिकल बाहर निकल रहा है? कैटायन। कौन सा कैटायन? नेम द कैटायन। यहाँ पे कहा है? ये तो मटेरियल है ना, ये तो सॉलिड मटेरियल है ना। ये तो मान लेते कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का। अब देखो वो क्या है, परसों जो बताया था उसको रिपीट करना है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ध्यान देना। कैथोड से कौन बाहर निकलेंगे? ये कैथोड मान लेता हूँ, ये कैथोड है, ठीक है, ये पूरी डिस्चार्ज में मान लेते हैं। ये कैथोड है। कैथोड चाहे साबुत हो, चाहे परफोरेटेड हो, पोर्स वाली हो, ठीक है। इससे क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बाहर निकलेंगे? सबको पता है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर हमने यहाँ पे प्रेशर कितना लगा है? 10⁻⁻2 mmHg से लेके 10⁻⁻4 mmHg। प्रेशर बहुत कम लगेगा। तो क्या हो रहा है जब प्रेशर बहुत कम है, यानी कि ये जो इलाका है मोस्टली खाली है, इसके अंदर जो भी गैस होगी वो बहुत कम अमाउंट में होगी। हाँ या ना? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इनकी क्या है? इनकी है हाई काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपसे कोई पूछे हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों है, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल लगा रखा बहुत सारा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे तुमने जो भी गैस ले रखी है, सपोज हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? H पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। बोलो हाँ या नहीं? कहा था ये परसों बात, हाँ या ना? जब आप समझो ना, जब आप इतना सारा पोटेंशियल लगाते हैं और प्रेशर बहुत कम कर देते हैं तो गैस बहुत कम हो जाती है। कैथोड रेज से कैथोड बाहर निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो भी गैस इसके अंदर है, गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन लिया, जो भी गैस इसके अंदर है वो काइनेटिक, वो इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी से उन एटम के गैसीय एटम के साथ टकराएंगे और उनको आयोनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे। अब आयोनाइज करने के बाद दो चीजें बनी, एक है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? कैथोड रेज। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? कैथोड रेज। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना, ये क्या बना? ये क्या बना? क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड इसको खींच लेगा। अरे भाई, इसके अंदर गैस है हाइड्रोजन, ठीक है, न्यूट्रल हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड से कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। इसकी वजह से ये जो इसके अंदर गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से टकराएंगे। अब क्योंकि वो हाई एनर्जी पर टकरा रहे हैं तो हाइड्रोजन को आयनाइज कर देंगे। आया? आयनाइज करने के बाद H पॉजिटिव आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? एनोड। तो हम बोलेंगे कैथोड से आया, कैथोड रेज। हाँ या ना? भाई ये जो H पॉजिटिव आयन बना, इसको कौन खींचेगा? कैथोड। हाँ या ना? अब कैथोड में क्या है? छेद है, तो कैथोड जब इसको खींच रहा है H पॉजिटिव आयन को, ये H पॉजिटिव आयन को खींच रहा है, तो ये छेद में से बाहर निकल जाएगा और कहाँ जाके टकराएगा? कैथोड के बैक साइड में, ठीक है। अब मुझे सच्ची मुच्ची बताओ कि कैथोड रेज में क्या था? इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो हमने उनको बोला कैथोड रेज।
ठीक। पर जो एनोड रेज जो जिसको हम बोल रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्या वो सच्ची मुच्ची में एनोड से निकल रहे? नहीं निकल रहे। आया वो कौन है? वो आयोनाइज्ड गैसियस एटम है जो इसके अंदर न्यूट्रल फॉर्म में थे। जब कैथोड रेज निकली यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले, वो उस एटम से टकराए, उसको आयोनाइज किया। जैसे वो पॉजिटिव चार्ज बना, कैथोड ने उसको अपनी तरफ खींचा, वो कैथोड के पोर्ट से पास हुआ, कैथोड के बैक साइड में टकराया, हमें लगा एनोड से आया, इसलिए हमने उसको एनोड रेज बोला। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? पर वो एक्चुअली में एनोड से नहीं निकला। वो कौन है? तो उसके अंदर गैस थी, उसका आयोनाइज्ड एटम आया। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ पक्का? तो ये है कहानी। अब बताओ क्या समझ में? ये कैसे हो? यहाँ से कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड से कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा रिवाइज करो घर जाके। इसके अंदर कौन है? गैस। कोई भी गैस होती है। मैंने मान लिया हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से निकलेगा, हाइड्रोजन से टकराएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालेगा, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन जाएगा। इस H पॉजिटिव को कौन खींचेगा? कैथोड। कैथोड खींचेगा तो वो H पॉजिटिव कैथोड के पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। हाँ, बाहर निकलने के बाद वो यहाँ टकराएगा। यहाँ पे कौन लगा हुआ? फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे इस पर वो टकराएगा वैसे वो ग्लो करने लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ से कुछ रेज आई, वो यहाँ पे टकराई, एनोड रेज। पर वो एक्चुअली में यहाँ से तो नहीं निकली ना बाहर। वो तो इसके अंदर जो गैस के एटम्स है, जब उनसे इलेक्ट्रॉन टकराए, कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन टकराए, उन्होंने उसको आयोनाइज कर दिया, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा पार्ट ऑफ कैथोड रेज, और ये H पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा। वो यहाँ से तो नहीं निकला ना, वो तो उसके अंदर जो गैस थी वो आ रही है इधर। हाँ या ना? पर हमें ऐसा लगा कि यहाँ से बाहर निकला, इसको हमने बोला एनोड रेज। हाँ, अरे बोलो हाँ या ना? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया? अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पहले हम इसको लिख लें। राइट, विद द गैस एटम्स कोलाइड विद द गैस एटम्स या गैसियस एटम्स, कोलाइड विद द गैसियस एटम्स present in the discharge tube, present in the discharge tube, ठीक है। then they knock out electrons from these atoms, then they knock out electrons from these atoms, and positive charged ions are left behind, and positive charged ions are left behind. ठीक है, and these ions pass through the perforated cathode, ठीक है, and are called anode rays. ठीक है जी। चलो अब एक मिनट उसको पढ़ने में मैंने लिखा समझ में नहीं आया मुझे, बोलो चलिए। आया सबको? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, सिंपल रख रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वो जो इसके अंदर गैस एटम्स होंगे, सपोज हाइड्रोजन है, उससे टकराएंगे, ठीक, उसको आयनाइज करेंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयन में उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बन जाएगा, और ये H पॉजिटिव आयन को ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा। ये इसके पोर्स के थ्रू पास होंगे, यहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे,
और इनको हम बोलेंगे एनोड रेज है। सिंपल। तो एनोड रेज प्रोड्यूस कैसे हुई, मैंने ये लिखा है लास्ट में जो नोट लिखा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, गैस के एटम के साथ टकराए, उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, आया तो पॉजिटिव चार्ज आयन बना, वो पॉजिटिव चार्ज आयन इसके पोर्स के थ्रू बाहर निकला और इसी को बोला एनोड रेज। अरे ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ठीक है। अब प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे, ठीक है, विच आर ए पार्ट है, विच आर सिमिलर टू कैथोड रेज। अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दो तरह से हम इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सुनो, छोड़ दो अब मुझे बोल रहा हूँ, तुम पहले सुनोगे, समझ में आएगा। अब हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात करते हैं, अरे सुन लो, रो मत, ठीक है। तो हम उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, विच आर सिमिलर टू कैथोड रेज, और दूसरी प्रॉपर्टी है विच आर डिफरेंट फ्रॉम कैथोड रेज। ठीक है, पहली सिमिलर टू कैथोड रेज और बी पार्ट है डिफरेंट फ्रॉम कैथोड रेज। ठीक है जी, ठीक है। सिमिलर टू कैथोड रेज, पहला ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कितनी करता है, अरे हाँ यार, ठीक है। ऊपर में बी पार्ट डिफ्लेक्टेड बाय, कैथोड रेज को डिफ्लेक्शन मिल रहा है किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, इसको भी डिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड बाय, सुनना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले यहाँ देखते रहो, आप बाद में लिखना, बोर्ड यही जाता है। तीसरी बात, हमने कल कहा था कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, हाँ ठीक है। एनोड रेज या लाइक कैथोड रेज, बोलना खराब हो जाएगा, लाइक कैथोड रेज एनोड रेज also produce mechanical effect, ठीक है। डी पार्ट, कल हमने कहा था कैथोड रेज को जब मेटल थिन मेटल फॉइल पे मारते हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना, लाइक कैथोड रेज एनोड रेज also produce ठीक है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। ई पार्ट, एक प्रॉपर्टी और बता दो जो कैथोड और एनोड की सिमिलर होगी। हाँ गुड, कैन आल्सो कॉज फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, अभी बात समझ में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट, ठीक है। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज थी, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। बी पार्ट देखो, अब यहाँ पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या कॉमन है, deflected by electric and magnetic field, or it is also deflected by electric and magnetic field, but deflection of anode rays by anode rays by electric and magnetic field is opposite to that of cathode rays.
अब क्या ऑब्वियसली बात है, क्या कहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो कैथोड रेज में तो वो किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव एंड की तरफ कैथोड रेज रिफ्लेक्ट होगी। एनोड रेज में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो कहां रिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव एंड की तरफ। डिफ्लेक्शन दोनों में वो पॉइंट कौन बनेगी, डिफ्लेक्टेड, दे आर बोथ डिफ्लेक्टेड बट डिफ्लेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज़ बोथ आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। आई बात समझ में आ रहा है पक्का, घर जाके रिवाइज किया करो। सी पार्ट और बताओ डिफरेंस क्या है, देखो अब समझो। नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कहा था ना, पर ये तो डिपेंड करेंगे। समझो, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ज taken in discharge tube. समझो उसको, मैंने कल क्या कहा था, मैंने क्या आपको कैथोड रेज पढ़ाई थी, तो मैंने क्या कहा था, ये कैथोड है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये एनोड है, मैंने कहा था यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलोगे, ठीक है। अब कोई सा भी मेटल लगा लो, आपने जिंक का लगा लो, कॉपर का लगा लो, एल्यूमिनियम का लगा लो, इलेक्ट्रॉन तो सबसे सेम ही बाहर निकलेंगे, हाँ ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, हाँ या ना। इसके अंदर कोई सी भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो हाइड्रोजन से टकराए या मान लिया ऑक्सीजन से टकराए या मान लिया वो नाइट्रोजन से टकराए, तो H पॉजिटिव जो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बनाएंगे O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बनाएंगे N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है, कैथोड रेज का, और ये किसका पार्ट हो गया, एनोड रेज का, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होंगे, तो कैथोड रेज सेम है, बट अब खुद सोचो ना, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, हाँ या ना। तो एनोड रेज अगर तुमने इसके अंदर हाइड्रोजन ली है तो एनोड रेज क्या होंगी, H पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। इसके अंदर तुमने हाइड्रोजन गैस ली तो एनोड रेज क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा, नहीं होगा एनोड रेज, ये तो मतलब है। अगर तुमने इसके अंदर O2 गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली, तो एनोड रेज कौन सी होगी, O पॉजिटिव आयन, ठीक। अगर तुमने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस ली तो एनोड रेज कौन सी होगी, N पॉजिटिव आयन। हाँ यार, अब सबका मास अलग अलग है, तो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन थी उनका सबका मास एक जैसा, तो हमने बोला वो डिपेंड नहीं करेगा कौन सी गैस ले रहे हो, कैथोड रेज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे। आया, पर जो गैस तुम इसके अंदर लोगे उसका जो आयोनाइज्ड एटम है, H इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो बन रहा है वो एनोड रेज का पार्ट है, तो गैस अलग तो एनोड रेज अलग, हाँ या नहीं। अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो एनोड रेज क्या होगा, H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन गैस लोगे तो क्या होगा, O पॉजिटिव आयन, अगर नाइट्रोजन गैस लोगे तो क्या होगा, N पॉजिटिव आयन। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। तो नेचर ऑफ एनोड रेज अब समझना, और दूसरी बात क्या, नेचर तो अलग हो गई, और क्या अलग होगा, E/m, E/m अलग नहीं होगा, चार्ज अपॉन मास, सबका मास अलग अलग है या नहीं है, तो E/m सबका अलग अलग आएगा नहीं आएगा। अरे यार कल निकाला था E/m, चार्ज अपॉन मास रेशियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, ठीक। अब सब इलेक्ट्रॉन का E/m तो सेम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है, उसके ऊपर चार्ज सेम है, उसका मास सेम है, तो E/m सेम हुआ नहीं हुआ। तो जो एनोड रेज होगी इसका मास 1, इसका मास कितना, ऑक्सीजन का मास कितना 16, इसका मास कितना 14, सबका मास अलग अलग है, भले ही सब पे चार्ज चलो मान लेते हैं सेम है, पर E/m तो अलग आएगा क्योंकि मास अलग है, हाँ या ना, आया पक्का। तो हमने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ, बी पार्ट क्या है, द E/m रेशियो of anode rays also depends on the type taken in discharge tube, and
is different for all gases. आया समझ में आ गया सबका अलग। अब मुझे बताओ द हाइएस्ट E upon m is found when hydrogen gas is taken and E by m जो आया वो आया 4.958 into 10 raised to power 4 कूलम पर ग्राम। समझ में आया? ये सबसे ज्यादा E by m। क्यों? क्योंकि खुद सोचो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। E by m क्या है? चार्ज अपॉन मास। जिसका मास सबसे कम होगा उसका E by m सबसे, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा E by m किसका आएगा? आया। ठीक है, चलो नोट करो इसे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, किसने की थी? जेम्स चैडविक 1932 received Nobel Prize in 1937। ठीक है, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन 1920 तक, सुनो 1920 तक क्या समझा रहा था? एटम के अंदर दो ही चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, समझना। अब इससे पहले एटम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अभी वो मॉडल्स पढ़ने में, थॉमसन ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, सब पढ़ना ही चाहिए। और मॉडर्न जो है आज के जमाने में वो कौन सा एटम है? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी 1932 में हुई। उससे पहले ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया था, फेमस मॉडल, और उसने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा चार्ज और मास होता है, पर मास किसका होगा? न्यूट्रॉन का भी होगा। ये 1932 में चैडविक ने बोला। समझो कंसेप्ट को, समझो। तो इससे पहले कुछ एटॉमिक मॉडल्स आ चुके थे जब तक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। अब न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, इसका मास जितना प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। समझ में आ गया? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ना ज्यादा, पर ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया? अब बेरिलियम ने क्या, इसने क्या किया? He bombarded beryllium atom with alpha particles He24। अब समझना, ठीक है? इसने बेरिलियम एटम जो है उसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया। ठीक है, ऊपर इतना नहीं आया करना। क्या किया? बेरिलियम होता है, अल्फा पार्टिकल He हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। समझ में आ रही है मेरी बात? मास नंबर होता है 9। कितना होता है? मास नंबर होता है 9। एटॉमिक नंबर को लिखते नीचे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर होता है ऊपर। ठीक है, जब इसने बेरिलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से टकराया, ठीक, तो बेरिलियम का जो एटम था वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और मास नंबर कितना होता है? आया? अब खुद सोचो, 4 + 2 6 तो बैलेंस हो रहा है, पर 9 + 4 कितना होता है? 9 + 4 नहीं पता तुम्हें? 13। अब यहाँ पे कितना है? तो एक मास कहाँ गया? वो निकला 0n1, इसको बोला न्यूट्रॉन। अब इसको समझना है, तुम इसी क्वेश्चन को देख के डर रहे होंगे। इसने क्या किया चैडविक ने? उसने देखा कि जब उसने बेरिलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, टकराया,
ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, टकराते जब, ठीक है। तो बेरिलियम का न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन में, ठीक। उसके अलावा प्रोडक्ट की साइड में एक पार्टिकल और मिला जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, बस सिर्फ क्या था? मास था। और मास किसके बराबर था? प्रोटॉन के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक। तो उसने बोला यार जब मैंने बेरिलियम को टकराया, ठीक है, तो एक नया पार्टिकल बाहर निकल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एटम के अंदर से ही निकला होगा। तो एटम के अंदर हमें भी क्या पता है? एटम के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। पर उसने बोला कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो एक मुझे ऐसा पार्टिकल मिल रहा है जिसका मास तो प्रोटॉन के बराबर है, पर प्रोटॉन के पास क्या होता है? चार्ज। इसके पास कोई चार्ज, समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है। मेरी बात समझ में आई? तो उसने बोला भाई एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, उसका नाम है न्यूट्रॉन। आया। अब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने में, 1920s 30s में, किसी ने ये नहीं किया। तभी भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला 1935 में, क्योंकि इसकी हेल्प से फिजिक्स पढ़नी बहुत आसान हुई। केमिस्ट्री तो हुई, फिजिक्स पढ़नी बहुत, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसको पढ़ना बहुत आसान है। आगे जी, आज इतना करेंगे, इसे नोट कर लो, बाकी कल करेंगे।